चलिए दोस्तों, तो आज आप लोग को हम मिलाने जा रहे हैं एक बिहार बोर्ड का जो 10th एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम देने वाला एक स्टूडेंट से, जिन्होंने बहुत मेहनत की। इनके बारे में मैंने जाना कि ये ऐसे स्टूडेंट है जो मतलब हार नहीं माने, और इनका कहना क्या है कि मुसीबत चाहे कितना भी तंग कर दे लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो आज इन्हीं से मिलाते हैं और बीच बीच में मैं इनके बारे में बताता रहूँगा, लेकिन अभी ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा क्योंकि अभी इनसे परिचय ही हुआ है। तो ऐसा करते हैं कि इनसे परिचय ले लें, उसके बाद बीच बीच में मैं आपको इनसे रूबरू करवाते रहूँगा और इनके बारे में और कुछ बताते रहूँगा। तो चलिए, आपका नाम? रंजन कुमार। परिचय बढ़िया से दीजिए थोड़ा। मेरा नाम रंजन कुमार है और मेरे गांव का नाम जो हुआ वो टनकुपा हुआ और मैंने गांधी इंटर उच्च विद्यालय से अपनी पढ़ाई की। अच्छा, मतलब गांधी, 10वीं हाँ, परीक्षा गांधी दी। इंटर उच्च विद्यालय कहाँ? कोच। कोच। और जिला आपका हो गया? हमारा जिला गया। चलिए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया हो। और आप जानते हैं कि आज रिजल्ट आने वाला है, टुडे आपका रिजल्ट जो है वो जारी होने वाला है, तो आप कैसा फील कर रहे हैं? पहले मैं तो बताइए। बहुत बढ़िया फील कर रहा हूँ। अच्छा, बढ़िया फील कर रहे हैं। कुछ लोग का ऐसा होता है, कुछ लोग का जब रिजल्ट निकलता है तो कुछ लोग तो मतलब कहीं पेड़ के नीचे जाते हैं, कुछ लोग, जैसे हमारा भी रिजल्ट निकला था तो हम बाहर में चले गए थे, थोड़ा सा रिलैक्स हो रहे थे। बट आप इतने शांत क्यों हैं? आप इतने खुश क्यों हैं? क्या कारण है? मैं इस बात से टेंशन नहीं ले रहा हूँ कि मेरा रिजल्ट निकलने वाला है, क्योंकि मैंने जो भी परीक्षा में लिखा है उससे मेरा ये कॉन्फिडेंस बता रहा है कि मेरा अच्छा नंबर आएगा। अच्छा, आपका मार्क्स अच्छा आएगा। आपको कैसा लगता है कितना मार्क्स तक आने का संभावना है? मेरे मार्क्स आने की संभावना तो लगभग 420 से 30 से बीच में आ सकते हैं। अच्छा, मतलब 400 प्लस है और आपका कहना है 20 से 30। तो आप बताइए कि इतना कम मार्क्स क्यों? क्योंकि आपका, मैंने आया भी, जस्ट आया है कुछ दिन पहले, ठीक है, तो गांव में सुना कि आप बहुत अच्छे मतलब स्टूडेंट हैं। आपने, जैसे कि कोई आदमी को पहाड़ पर चढ़ना हो, नहीं चढ़ रहा है फिर भी एकदम चढ़ता है, किसी तरह से चढ़ता है। आप वैसा पर्वतारोही हैं जो किसी तरह से पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा मेरा गांव में, हमको पता क्या है, क्योंकि मैं ज़्यादा गांव में तो रहता नहीं हूँ, मैं तो पहले पढ़ाया था, बट अब की तो थोड़ा सा मैं छुट्टी में चला गया था। ठीक है, तो आप ऐसा क्यों किए कि मतलब इतना कम मार्क्स क्यों बता रहे हैं, 420 या 430? थोड़ी सी मेरी मेहनत में कमी आ गई थी और जो मेरी जो घरेलू स्थिति थी उसके कारण भी, कुछ मैं मानता हूँ कि इसके कारण भी मेरे जो पढ़ाई है उस पर कुछ प्रभाव पड़ा है। इसका मतलब आपका घरेलू परिस्थिति उस समय थोड़ा सा बिगड़ गया था, आपका कहना यह है। चलिए, मैं लोगों को भी बताना चाहूँगा कि घरेलू परिस्थिति आपको तब बिगड़ेगी जब आप अपने ऊंचाई पर पहुंचना चाहेंगे, या आप अपना ऊंचाई पर पहुंचना चाहेंगे तो हर टॉपर को देखेंगे तो कुछ ना कुछ घरेलू परिस्थिति बिगड़ जाती है। इनका कहना है कि सर मेरा 420 नंबर से 430 नंबर आ रहा है। अब ध्यान से सुने आप लोग, जो आप श्रोता हैं, कि ये इतने कम मार्क्स इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बेचारे, अच्छा, कोचिंग वगैरह कभी लिए कि नहीं आप? कोचिंग लिए, लेकिन बीच में घरेलू परिस्थिति के कारण ही कोचिंग छोड़ना पड़ा। अच्छा, मतलब आप कब तक कोचिंग लिए, कब कोचिंग छोड़ दिए? जैसे मैं 9th क्लास में था तो मैंने कोचिंग लिया, उसके बाद आपने कोचिंग नहीं ली। 10th की तैयारी आप घरेलू मतलब घर पर ही की? तो दोस्तों, इनका कहना है कि सर मैंने तो घरेलू मतलब घर पर ही तैयारी की, और घर पर तैयारी, तो क्या घर पर तैयारी करके कोई 420 प्लस कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? मतलब 400 या 400, हाँ, अपनी मेहनत पर कर सकता है लोग। चलिए, अच्छा, एक बात और बताइए, बिना कोचिंग के 420 या 420, मतलब लोग का कहना है कि सर मेरा भी परिस्थिति खराब है, मैं भी कोचिंग नहीं ले सकता हूँ, तो आप कैसे किए, मतलब क्या क्या किए, कैसे कैसे, थोड़ा थोड़ा कुछ बताइए। उसके बाद मैं मतलब क्या कहते हैं उसको, सब्जेक्ट वाइज आऊँगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सर मतलब तैयारी तो हो जाएगी, बट घर बैठकर कैसे जानेंगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है? तो आपने क्या क्या पढ़ा? सर मैंने जो पढ़ाई की थी वो सबसे ज्यादा मैंने मेहनत किया वो था मेरा विषय मैथ। मैथ की मैंने तैयारी बहुत जोर से किया। हाँ, बिहार बोर्ड वाला का मैथ भी अच्छा रहता है, कहा कि हमने बहुत सारे दौरा किया। ये बात नहीं है कि मैंने सिर्फ मैथ की ही पढ़ाई की। अच्छा, सभी विषयों पर मैंने 1-1 घंटा का समय दिया। अच्छा, तो आपसे, आप मतलब सब विषय का मतलब सब्जेक्ट वाइज आपने टाइम दिया। चलिए, अगला क्वेश्चन लोग का माइंड में आता है
कि अगर कोई विद्यार्थी, एनी स्टूडेंट, अच्छा क्वेश्चन बैंक का सारा आपने लिया कि नहीं? नहीं। अच्छा, ना कोचिंग का ना क्वेश्चन बैंक का। अच्छा, इससे यही पता लगता है दोस्तों कि इनका कहना यही है कि सर घर की परिस्थिति इतना मतलब अजीब सी थी कि समझ में आ रही है, मतलब इनको क्वेश्चन बैंक तक लेने के लिए। और गाइडलाइन कैसा था आपका? मतलब गाइडलाइन तो मेरे घर पे मेरे था बाबा। ही नहीं, हाँ, काहे कि मैं कुछ जानता हूँ आपके घर में कि मतलब आपके घर में एक आप ही हैं जो उगता हुआ सूरज की तरह दिखाई दे रहे हैं, बाकी लोग तो थोड़ा पढ़े भी कम है और पढ़ाई के पीछे सपोर्ट भी कम कम है, थे। ठीक है। लेकिन मैंने आपके बारे में सुना तो आज सोचा चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक विद्यार्थी का माइंड में रहता है कि अगर 400 या 400 प्लस लाना चाहता है और वो कोचिंग नहीं किया हो तो उसको कैसे क्या करना चाहिए, विषय बार थोड़ा सा बता सकते हैं कि इसको में ये पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा कुछ बता दीजिए, क्योंकि आपने तो कोचिंग ली नहीं, गाइडलाइन ली नहीं, तो आप तो बस वही करते गए जो करना चाहिए था। मैंने लेकिन सभी विषयों को मतलब एक तरह से मैंने एक निश्चित समय दिया, अच्छा सबको एक निश्चित समय दिया और उसी हिसाब से मैंने पढ़ता रहा। अच्छा, मतलब आप नोट करके पढ़ते थे कि ओनली फॉर बुक पढ़ते थे? मतलब कुछ चीज जैसे माना कि कोई आज मेरे को फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है, तो लोग भारती भवन का पढ़ते हैं, ज्यादातर तो बिहार में भारती भवन का फिजिक्स चलता है, कैसे सिन्हा का भी। तो जैसे फिजिक्स आप पढ़े तो उसको नोट करते गए कि मतलब ओनली फॉर पढ़ के छोड़ दिए? नहीं, नोट भी किया और पढ़ कर भी गया, मतलब जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा कि इम्पोर्टेंट है, मतलब परीक्षा में पूछने वाला है ये सब सवाल, तो मैंने उसे नोट कर लिया, लेकिन और सब जो है वो पढ़ता है गया। अच्छा, मतलब आपको लगा ऐसा कि दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो आपने उस चीज को नोट कर लिया और उसको बार बार देखा। तो आप श्रोता लोग को यही कहना चाहेंगे कि मतलब अगर कोई चाहे तो अपना घर पर ही उस बुक से नोट कर करके पढ़ सकता है, ठीक है, और अच्छे नंबर अचीव कर सकता है। अच्छा, अच्छे नंबर अचीव भी कर सकता है। सोचिए जो कोचिंग नहीं किए हैं और बिहार बोर्ड के लड़का अचीव कर रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है। चलते हैं आगे, इनसे क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। कुछ लोगों का कहना है, समझ में आ रहा है, जैसे हमारे श्रोता हैं जो बेचारे तैयारी कर रहे हैं, उनका कहना है कि कुछ मतलब कोचिंग वो जा रहे हैं, कुछ विषय का ही ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो अभी आपका ज़्यादा उत्साह नहीं है, आप ज़्यादा भी बोल नहीं सकते हैं क्योंकि अभी रिजल्ट आपका आना ही है, लेकिन फिर भी मैं आपसे रूबरू इसीलिए करवा रहा हूँ लोगों को, क्योंकि यह नहीं कोई कहे कि मतलब रिजल्ट आने के बाद लोग शेर हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसीलिए आपसे रिजल्ट निकलने के पहले आपसे मैं रूबरू हो रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो आगे आपका कहना क्या है? हमारा कहना क्या है, कुछ लोगों का कहना है कि कोचिंग में मात्र 2 ही विषय पढ़ाई हो रही है, जैसे कहीं मैथ साइंस हो जाता है, कहीं कस्बे में कुछ हो जाता है। जो लोग नहीं कोचिंग ले रहे हैं वो तो आप बोले कि नोट आउट कर लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सर मात्र 2 ही मतलब विषय पढ़ाई हो रही है, मैथ या साइंस, मैथ और साइंस और बाकी सब्जेक्ट। तो आप बताइए हिंदी का कैसे आपने तैयारी की? हिंदी की तैयारी तो मैंने अपने घर पर ही किया। अच्छा, कैसे किया आपने, कुछ बताइए, कुछ भी ट्रिक्स बताइए कि जैसे मतलब कि अगर हम हिंदी में कोई कविता है तो उसे मैंने याद कर लिया। जैसे एक हमारे पाठ में है कि भारत माता ग्राम वासिनी, उसे मैंने एक तरह समझे कि उसे मैंने गीत के रूप में याद कर लिया। तो 4 लाइन गा सकते हैं आप? बताइए। भारत माता ग्राम वासिनी, भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी, भारत माता ग्राम वासिनी। चलिए, तो आप लोग को सुन के भी बहुत बहुत आनंदित होंगे। मतलब कोई लड़का गरीब तो हो सकता है लेकिन मजबूर नहीं, समझ में आ रहा? मैंने उसके पास अगर कुछ भी संसाधन दे दिया जाए, अगर छोटा सा टुकड़ा भी दे दिया जाए तो उसको हीरा बना सकता है, जो आप हमारे रंजन कुमार से समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए आपने मैथ तैयार कैसे किया? आपने तो बोला कि सर मेरा मैथ बहुत अच्छा है, तो आपने मैथ तैयार कैसे किया? सर जब मैं 9th क्लास में था तब मैंने ट्यूशन पकड़ा था, मतलब मैंने कोचिंग किया था, मतलब 10th क्लास के मैथ के लिए। मैं 9th क्लास में था फिर भी मैंने 10th क्लास किया, और उसके लिए मुझे मतलब जो होता ना पैसा, वो पैसा तो मेरे मतलब जो जीजा हैं दीदी वो कभी देती थी, तो कभी मेरे घर में बाबा थे वो देते थे। इस तरह से मैंने मतलब 9th क्लास में रहते हुए 10th क्लास के मतलब मैथ और साइंस पढ़ा था। चलिए, इनका कहना यही है मेरे दोस्त, यही है कि इन्होंने आगामी परिस्थिति को जान लिया कि 10 में जाएंगे हमको पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, तो क्यों नहीं हमको 10 का एग्जाम देना है, कुछ करना है, तो क्यों नहीं समय जब मिले, जैसे समझिएगा एक अगर जानवर
जो अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है उसका पैर में अगर रस्सी बांध दे तो कोई बात नहीं, लेकिन जब खोलिए जब बढ़ेगा, जब खोलिए वही बेचारे एक शेर की तरह बेचारे धीरे धीरे बढ़ रहे थे। चलिए, तो मैथ का तैयारी आपने वैसा ही की, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे मैथ में आपने सुना होगा माध मातिका बहुलक वगैरह, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए कि एक आध क्वेश्चन मैं पूछे आपसे और आप मुझे जवाब दें, ठीक है, समझिए, ठीक है। तो चलिए, एक आपसे मैथ कुछ पूछा था, मतलब कुछ फार्मूला वगैरह मैं आपको चेक करना चाहता हूँ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सर 420 से 430, आप इसीलिए कह रहे हैं हमको, अभी अभी तो लोगों को बताए, लेकिन आप फिर हमसे मिले तो ये भी बताए कि सर मैंने प्रैक्टिस थोड़ी सी कम की थी और मेरा प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा जो मतलब एग्जाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने का कारण था, उसको मैंने थोड़ा कम किया। अगर वो करता था 450 460 तक जाता। तो चलिए, आप बोले कि हमारे पास नॉलेज भी है, ठीक है। तो आप एक कुछ क्वेश्चन हम पूछेंगे, ठीक है, जैसे विषयवार क्वेश्चन पूछेंगे ताकि हमको जवाब मिल सके, क्योंकि लोगों का कहना है कि प्रैक्टिस कितना ज़्यादा जरूरी है। तो ये तो मैंने साबित कर दिया कि नॉलेज आपके पास है, लेकिन प्रैक्टिस ना रहे तो आप मार्क्स को थोड़ा सा कम आ जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन आपके पास नॉलेज है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि श्रोता के बीच आपसे कुछ क्वेश्चन मतलब पूछता हूँ, ठीक है। चलिए, तो पहले विज्ञान ले लेते हैं, ठीक है। विज्ञान में आप बता सकते हैं कोई 5 नंबर का जो आपको याद हो फिजिक्स में? फिजिक्स में सर आया था 5 नंबर का, वो था, एक था कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है सौर कुकर में क्यों किया जाता है। अच्छा। और एक था कि उत्तल दर्पण का जो उपयोग है वो साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। अच्छा। और अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों। सब मतलब समझ तीनों क्वेश्चंस मिला के 5 नंबर का दिया था हम लोग। अच्छा, मतलब क्वेश्चन 3 से उनका उपयोग लिखना था, क्यों किया जाता है, क्यों क्वेश्चन किया, हाँ, जैसे हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है, मतलब साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, हाँ, और सौर कुकर में क्यों किया जाता है, सौर कुकर में क्यों किया जाता है। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो ये तो बताइए कि आप जैसे उत्तल दर्पण लिखे थे, ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग लिखे, इन चीज़ों को लिखा, तो थोड़ा सा ये बताइए, एक क्वेश्चन छोटा सा है कि आपने इसका उत्तर क्या लिखा कि उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में कैसे किया जाता है? सर मैंने लिखा कि जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण जो है वो बहुत दूर की वस्तुओं को अब छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। अच्छा, मैंने आपका कहना है कि उसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, विस्तृत होता मैंने है, बहुत बड़े वस्तु का प्रतिबिंब इसका भी कारण यह है कि क्योंकि ये आगे की ओर वक्रित होते हैं। अच्छा, मतलब अभी तो मेरे पास पेन हो सकता है, आप बोर्ड पर भी बता सकते थे, है ना। चलिए, कोई बात नहीं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं थोड़ा सा आपसे बात करूंगा कि आप तो बोले कि अरे पेन भी नहीं, पेन रहता तो आपसे मैं पूछ ही लेता, कहा कि जो लोग देख रहे हैं वो बेचारे जान जाते कि आप मैंने इस चीज़ को जानते हैं। देखिए, हमारे सामने बोर्ड भी था। ओह, थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आपको कहना है कि सर वो वक्रित होने के कारण, आगे वक्रित होने के कारण, इसलिए उसका दृष्टि क्षेत्र जो होता है बहुत अधिक होता है। हाँ हाँ, मतलब आपका कहना है कि सर उस वक्रित होता है आगे की ओर, और आगे की ओर वक्रित होने के कारण बहुत बड़े प्रतिबिंब को अपने में छोटा दिखाता है। मतलब उतना बड़ा सा रोड को, उतना बड़े से गाड़ी को वो छोटा प्रतिबिंब। चलिए, बहुत बहुत आपका बधाई हो। केमिस्ट्री में जो 5 नंबर का क्वेश्चन था वो क्या था, आप बताइए। केमिस्ट्री में था वो था क्वेश्चंस की मतलब जो सूत्र होता है ना, अच्छा, फार्मूला बेस्ड। हाँ, फार्मूला दे दिया था इधर और इसको मिलान करने के लिए एक आध वो क्वेश्चन बताइए, जैसे कि कोई क्वेश्चन जैसे मिलान करने वाला। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस था, जिप्सम था, सोडियम मतलब कैल्शियम कार्बोनेट था, इस तरह का कुछ क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं अच्छी तरह से। अच्छा, कोई बात नहीं, काफी दिन हो गए। और वो भी आज प्रेशर है भाई कि रिजल्ट आना है, अच्छी बात है। चलिए, नेक्स्ट आपसे है क्वेश्चन कि हाँ, कुछ विज्ञान में क्वेश्चन तो ले लिए, केमिस्ट्री भी ले लिए, बायोलॉजी से क्या आप बता सकते हैं? सर बायोलॉजी में एक क्वेश्चन था शायद ब्रिक के आंतरिक संरचना को चित्र से दर्शाना था, और एक सवाल था वो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है। पहले तो आपको ये हमको थोड़ा सा पूछना आपसे भूल गए, क्या पूछना भूल गए कि आपका एग्जाम जो है 2 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, तो आपका एग्जाम फर्स्ट सेटिंग में था या सेकंड सेटिंग में था? सेकंड सेटिंग। हाँ, क्योंकि लोग जो क्वेश्चन सुन रहे होंगे वो अगर फर्स्ट सेटिंग का होंगे तो उनको लग रहा होगा कि सब कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज हो जा रहे होंगे, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है, यही क्वेश्चन था आपका, यही था ना? क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो आप बताइए, क्या इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, बता सकते हैं। बोलिए।
शांति से एकदम बोलिए, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं, बोलिए। क्रोटन के पौधे जो लगे होते हैं उसके गमले को 24 से 48 घंटे तक अंधेरे में हम उसको रखेंगे और एक निश्चित समय यानी कि निश्चित अवधि के बाद हम उसे बाहर निकालेंगे और उसकी एक पत्ती को तोड़कर अच्छा आयोडीन से उसका स्टार्च परीक्षण करेंगे। अच्छा जब हम आयोडीन से उसका स्टार्च परीक्षण करते हैं तो हम पाते हैं कि पत्ती का वह भाग जो पहले हरा था वह अब नीला हो गया है, लेकिन पत्ती का वह भाग जो पीला था उस पर आयोडीन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अच्छा, मैंने कहने का अर्थ है इससे यह सिद्ध होता है कि पत्ती की जिस भाग में जो हरा था उसमें मतलब पर्णहरित क्लोरोफिल मौजूद था, लेकिन जो पीला भाग था उसमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं था, इसलिए वहां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हुई। अतः इस प्रयोग के द्वारा हम यह बता सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल या पर्णहरित अति आवश्यक है। हंसी हमको इसलिए आ रही है कि बेचारे मैंने याद कर लिए भारतीय भवन में आप जाइएगा तो चैप्टर पलटिएगा, तो आपको चैप्टर पलटने के बाद जैसे ऐसे कि चैप्टर रहता है, ऐसा चैप्टर रहता है, देखिए ऐसा, तो ए वाला चैप्टर में यहाँ पे लिखा हुआ है, यहीं पे लिखा हुआ है ना जी, हमको याद है, ठीक है, क्योंकि मैंने भी इस लाइन में बहुत दिन तक शिक्षित किया लोगों को, और इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बुक तो सारा याद है, पढ़ा तो आपने मैंने बोले कि जो रहे हम याद कर लेंगे, मतलब बाधाएं कभी हमको तोड़ नहीं सकती, रोक नहीं सकती। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट आपका हिंदी से है, ठीक है। हिंदी से पहले आप ऑब्जेक्टिव कितना बनाए हिंदी में? हिंदी में हम ऑब्जेक्टिव 50 में 49 बनाए थे। 50 में 50 बना दिए। एक काय गलती कर दी भाई? एक गलती हो गया सर, मतलब टेक्निकल जो प्रेशर होता है ना, उस परीक्षा का जो प्रेशर, मतलब हमें कलम चलानी थी, यहाँ मतलब ओ मारी है, हमें रंगना था डी, इसमें रंगना था, और उससे नीचे वाला में हम कैसे रंग आ गए, वही गलती हो। कुछ ऐसा करते हैं कि आपसे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं ऑब्जेक्टिव कि कैसा आपने बनाया, सही था कि नहीं। चलिए, रोन नदी के किनारे बसा शहर का नाम? दक्षिणी फ्रांस। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम, आपसे ऑप्शन भी दे लेता हूँ, लंदन, लाहौर, आविनियो और लखनऊ। शहर का नाम है आविनियो, और जो देश अगर पूछे तो दक्षिणी फ्रांस। इसीलिए हम पूछ दिए, कहेंगे कुछ लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि लोग। चलिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, समझिएगा, काशी किसका पाठशाला है? काशी किसका पाठशाला है, कुछ पता है? काशी, ऑप्शन सुन लीजिए, संस्कृति, नृत्य की, नर्तक की, वादन की? नृत्य की। कंफर्म है? चलिए, कोई बात नहीं, अगर गलत भी होता है तो इसीलिए कहा कि उसमें कितना क्वेश्चन था, 60, और आप बनाए कितना, 50 में बनाना था, ठीक है। चलिए, तो अब आप थोड़ा सा हम हिंदी से आपसे सब्जेक्टिव पूछ लेते हैं, ठीक है। आप बताइएगा, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय क्या था? एक क्वेश्चन आया था कि नहीं सर? ये क्वेश्चन नहीं आता। अच्छा, नहीं आया था, आपको याद है? हाँ, बता सकते हैं। अच्छा, हम इसीलिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आया था कि नहीं, ताकि आपको हम जांच सके कि नहीं भाई, आप ऐसा तो नहीं है कि जो क्वेश्चन आ रहा है उसी का आंसर दे रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि आप मेरे कि हाँ आपसे पूछने लगे होंगे तो आप रट उठ के आ गए होंगे। नहीं, चलिए, तो एक क्वेश्चन हम अपने से ले आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं आपसे पूछ इसलिए रहा हूँ ताकि आपको, हम किसी को ये ना लगे कि आप मतलब क्वेश्चन का रट नहीं और चले आए। तो चलिए, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय, बिरजू महाराज, इसका लेखक बताइए आप। पंडित बिरजू महाराज। अच्छा, इसका लेखक भी पंडित बिरजू महाराज, कंफर्म है आप? इस चैप्टर का नाम थोड़ा सा बता सकते हैं? इस चैप्टर का नाम है नौबत खाने में इबादत। अच्छा, नौबत खाने, पंडित बिरजू। उनका दुखद समस्या कब आती है, थोड़ा सा जानकारी दें, जल्दी थोड़ा सा बात। पंडित बिरजू महाराज जो थे वो एक तरह से समझिए कि कथक के पर्याय माने जाते हैं। कथक और नृत्य जो होता है उसके पर्याय, मतलब समझिए कि जो वो नाचते थे उसके समझिए एक तरह से वो पर्याय थे। अच्छा, मतलब उसमें उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। अच्छा, तो वो अपने पिताजी को मतलब समझिए कि वो गुरु मानते थे। अच्छा। और उनकी गुरुआइन एक तरह से उनकी माता थी। अच्छा। वो जहाँ भी जाते थे अपने चाचा जी के साथ, मतलब पिताजी के साथ, वो डांस करने किया करते थे। अच्छा, सबसे अच्छा एक बात, और सबसे पहली पुरस्कार कब मिला उनको, किनके साथ मिला, ये उतना ही याद नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए, तो सबसे दुखद समय कब आ गया, थोड़ा सा बताइए। पंडित बिरजू महाराज के सबसे दुखद समय उस समय आया जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। अच्छा, और उनके पिताजी की मृत्यु के समय उनकी आर्थिक स्थिति, मतलब समझिए घरेलू स्थिति इस कदर हो गई कि उनका जो दसवां होता है वो करने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। अच्छा। और उस स्थिति में उन्होंने
जाकर कुछ मतलब 2-4 प्रोग्राम किया जिससे कि उन्हें 500 रुपए प्राप्त हुए चलिए और बहुत उन्हीं से उनका 10वां हुआ। अच्छा, ये तो एक मतलब मान के चले कि एक तरह से जो उनका जो समय था उस समय कि मतलब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई है और वो 10वां के लिए प्रोग्राम करने जा रहे हैं, मतलब अपने पिताजी के 10वें के लिए प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो ये कुछ ठीक नहीं लगता है उस समय के लिए, इसलिए इस समय को सबसे दुखद समय माना गया। अच्छा, तो बताइए सीता सीता को आप जानते हैं हाँ। किस पाठ से उदित है? उदित में लिखित है, मतलब आपका हिंदी में है, ये तो आप जानते होंगे। वर्णिका का है ये क्वेश्चन। अच्छा, कहाँ से है, कौन सा चैप्टर का नाम थोड़ा बता इस सकते हैं? चैप्टर का नाम है धरती कब तक घूमेगी। लेखक इसके लेखक है सावर दैया। सवाल बताइए, सीता मतलब सीता कब अपने को समझती है कि एकदम स्थिति खराब आ गया? सीता के बारे में थोड़ा सा परिचय दें। परिचय नहीं दें, आप ये बताएं कि सीता का सबसे दुखद समस्या कब आया? सीता जो है वो अपने बेटों से जो पीड़ित होता है, अपने बेटों से पीड़ित एक बूढ़ी विधवा माँ है। अच्छा, उसके बच्चे जो है बेटे हैं, अपनी माँ की खाना के लिए, मतलब अपने माँ के खाने के लिए हमेशा आपस में झगड़ा करते रहते थे। उनकी बहुएं भी आपस में झगड़ा करती रहती थी उनके खाने को लेकर। इसलिए उनके जो बेटे हैं वो एक समय एक फैसला लिया कि कभी मेरे घर में एक माँ, मेरे घर में अच्छा, एक बारी माँ बारी। तुम्हारे घर में। एक तरह से समझे कि जैसे हम लोग एक छोटे सा में खेल खेलते हैं ना, कोना कोनी का खेल। अच्छा, सीता की स्थिति समझे कि उसी तरह हो गई थी, कभी इस कोने तो कभी उस कोने तो कभी उस कोने। अच्छा, और हद तो तब हो गई जब उसके बेटों ने खाना न देकर पैसे देने की बात कहने लगी कि मतलब 50 रुपए हम देंगे, 50 रुपए ये 50 देगा। 50 दे दो और माँ को कहो कि अलग रह ले। हाँ, अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। इसलिए उनको लगता था, सीता को, कि ऐसा लगता था कि जैसे उसके अपने ही घर में घुटन महसूस हो रही है उसे। नेक्स्ट क्या है समझिएगा, ठीक है? हिंदी में भी आप सही बता दे रहे हैं, कोई बात नहीं। अब हम थोड़ा सा सामाजिक विज्ञान से आते हैं, ठीक है? कुछ क्वेश्चन बाढ़ के कारण, क्या ये क्वेश्चन था आपके एग्जाम में? क्या बाढ़ के कारण का बचाव, ऐसा कुछ था क्वेश्चन? नहीं, बाढ़ से तो एक भी क्वेश्चन नहीं था। नहीं था, ठीक है। हमारा क्या भूस्खलन से कैसे बचाव किया जा सकता है, क्या ये क्वेश्चन था आपका? भूस्खलन से बचाव, ये भी क्वेश्चन नहीं था। कंफर्म है आप? हाँ, थोड़ा सा मैं भी देख लूँ। देखिए भूस्खलन से बचाव कैसे, हमको तो लगता है कि हो सकता है। हमें याद नहीं, मतलब इतना दिन हो गया तो कुछ नहीं कह सकते, याद है कोई नहीं बात है। नहीं। भूस्खलन के बचाव से किन्हीं दो उपाय का चर्चा करें। ये क्वेश्चन था। चलिए बहुत अच्छा, हम यही पूछना चाह रहे थे कि ये क्वेश्चन था कि नहीं। अच्छा, खूनी रविवार के बारे में बता सकते हैं? क्या था? रविवार के बारे में कुछ बता सकते हैं? बोलिए। जब रूस जापान से, मतलब जापान एक छोटा सा देश है, तो जापान से रूस जब हार गया था, तो मतलब जो रूस की जनता थी वो अपनी जो रूस की जो सम्राट होते हैं जिसे जार कहा जाता है, अच्छा, उसके प्रति जनता मतलब असंतोष की भावना प्रकट करने लगी। अच्छा, इसलिए मतलब उसी भावना को लेकर वहां की जनता अति उसके आंदोलन छेड़ते हुए उसके महल की ओर, जिसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग, अच्छा, उसकी ओर जा रहे थे। तो जार की जो सेना है उसने निहत्थे जो लोग हैं उस पर गोलियां बरसा दी, अच्छा, जिनमें हजारों लोग मारे गए। और यह घटना जो हुई थी वो रविवार के दिन ही हुई थी, इसलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। मतलब आपका कहना है कि राजा के प्रति जनता का असंतोष की घटना एक खूनी रविवार के रूप में बदल गया। बहुत बहुत आपका बधाई हो। चलिए, तो अब थोड़ा सा संस्कृत से ले लेते हैं, ठीक है? अच्छा, संस्कृत में बताइए कि क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन कहाँ कहाँ से थे? एक दो क्वेश्चन आप बता सकते हैं, आपका क्वेश्चन कहाँ से थे? क्योंकि मैं पहले आपसे क्वेश्चन लूंगा कि कहाँ कहाँ से थे, एक दो क्वेश्चन, और फिर उसके बाद मैं भी कुछ पूछूंगा आपसे, ठीक है? ताकि लोग समझ सके कि हाँ आप ठीक ठाक हैं, अच्छी स्थिति में। चलिए बताइए, मतलब कौन सा श्लोक वगैरह से था क्वेश्चन? संस्कृत में हाँ, श्लोक से था एक। कौन श्लोक से था? वो एक पाठ का नाम है नित्य श्लोका। अच्छा, नित्य श्लोका एक पाठ का नाम है, उसमें से आया था कि मूढ़ चेता नराधम किसे कहा, शायद यही क्वेश्चन था, मतलब मूर्ख किसे कहा या मूढ़ चेता नराधम किसे, यही कुछ क्वेश्चन था। अच्छा, इसका अथी पढ़ सकते हैं, मतलब क्या श्लोक पढ़ सकते हैं? हाँ, श्लोक तो याद है मुझे। पढ़िएगा। इसका श्लोक है अनाहुता प्रविशति अपृष्ठो बहुभाषते। अनाहुता प्रविष्टि का मतलब है कि जो बिना बुलाए हुए प्रवेश करता आता है। अपृष्ठो बहुभाषते मतलब कि बिना पूछे हुए बहुत ज्यादा बकबक बोलता रहता है। अच्छा, अपृष्ठो बहुभाषते
अविश्वस्ति विश्वसिति मतलब कि जिस पे विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर भी विश्वास करता है। अच्छा, अविश्वस्ति विश्वसिति मूढ़चेता नराधमा मतलब कि वैसे व्यक्ति को मूढ़चेता यानी कि मूर्ख कहा जाता है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दिए। एक और हम सोच रहे हैं हमसे पूछते हैं, ठीक है, एक श्लोक हम अपने से पूछ देते हैं, ठीक है। आप बताइए कि एक जो नीति श्लोक का पहला श्लोक है, क्या उसके बारे में कुछ याद? यश कीर्तस्य ऐसा कुछ ऐसे हाँ ये भी याद है मुझे। बोलिए। ये है यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रहती समृद्धि या समृद्धि वा शब्द पंडित उच्चते। मतलब इसका अर्थ हुआ यह कि यस्य कृत्यम मतलब जिसके कार्य को न विघ्नन्ति विघ्न नहीं पहुंचाता है, यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रहती। कौन? तो शीत उष्ण मतलब सर्दी गर्मी जो होता है, शीतम उष्णम भयम रहती समृद्धि असमृद्धि समृद्धि और असमृद्धि बाधा नहीं पहुंचाता है, वैसे व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। चलिए अच्छा एक बात बताइए, ये क्वेश्चन था, अच्छा ये तो आपका श्लोक वगैरह से हुआ, क्या कुछ पाठ से भी क्वेश्चन थे? जैसे आपका हो गया कर्णदान्विता, कर्मवीर कथा, आलस कथा, इन चीजों से? हाँ आलस कथा से तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आलस कथा से आया था। अच्छा। लेकिन मुझे वो क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन कर्मवीर कथा से आया था सवाल। क्या आया था बताइए सर? राम प्रवेश एक लड़का का नाम था। हाँ दलित बालक उसी का नाम था। अच्छा क्या था वो, थोड़ा सा बता सकते हैं? मतलब कैसे वो एक मतलब अच्छा बन गया, कौन उसको अच्छा बनाया, तो आप बताइए इसके बारे में थोड़ा सा। राम प्रवेश राम जो था एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता था। अच्छा। उसके जो एक तरह से समझिए कि घरेलू जो परिस्थिति थी वो बिल्कुल ही दयनीय थी। अच्छा। उसकी जो घर की बात करें, अगर उसकी घर की बात करें तो उसका घर ऐसा था जैसे कि समझिए कि वो केवल धूप से ही रक्षा कर सकती थी, वो भी सभी धूप से नहीं, कई धूप से भी नहीं, और आंधी पानी की तो खैर बात ही छोड़ी। अच्छा चलिए यहाँ तक तो हो गया आपका क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा पहला पाठ का नाम आप बता सकते हैं? संस्कृत का पहला पाठ जो था। संस्कृत का पहला पाठ मंगलम, उसका कोई श्लोक बताइए। हाँ श्लोक याद है, बोलिए। इसका एक श्लोक बताना है। अच्छा बोलिए। यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परात् परम पुरुषम क्या उपैति। इसका आपको अधिक याद है कुछ? अर्थ? हाँ यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे मतलब कि जिस जैसे जिस प्रकार विभिन्न नदियां अपने नामों को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, समुद्र में प्रवाहित हो जाती है, ठीक उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष नाम रहित होकर परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। एक क्वेश्चन मैथ से ले लेता हूँ, ठीक है? मैथ से लगता है आपसे मैंने नहीं पूछा। अच्छा ये तो बताइए कि माध्य है, ठीक है, अगर आपको कोई बोले कि माध्य का परिभाषा दो तो आप क्या बुलाएंगे? सिंपल से माध्य एक औसत है, एक प्रकार का औसत है। अच्छा बहुत बहुत आपका ये तो बताइए, निर्देशांक ज्यामिति आप पढ़े थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नाम सुने होंगे आप, उसमें त्रिभुज के केंद्र के फॉर्मूला आप जानते हैं क्या? बोलिए। x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। एक दो और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन और बताइए, जैसे कि आप जानते होंगे कि द्विघात बहुपद का नाम सुने होंगे, इसके शून्यकों की संख्या कितनी होती है? द्विघात बहुपद में 2 शून्य, त्रिघात बहुपद में 3। अच्छा सुने कि द्विघात समीकरण जो होता है उसके शून्यकों की जो प्रकृति होती है, ठीक है, मूलों की प्रकृति या शून्यकों की प्रकृति, एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक है। तो आप बताइए कि कितने प्रकार का होता है? वो होता है अगर विवेचक जिसको कितने प्रकार का होता है पहले बताइए। एक प्रकार, दो प्रकार, तीन प्रकार का। कौन कौन होता है? तीनों का नाम बताइए। एक वास्तविक और समान होता है, अच्छा। और एक वास्तविक और असमान होता है, और एक वास्तविक मान होता ही नहीं। वास्तविक मान किसका नहीं होगा? मैंने डी का मान क्या आएगा कि वास्तविक 0 से छोटा जब रहेगा, मैंने माइनस में आ जाए तो उसका। हाँ। अच्छा लोगों का आप ऐसा एक छोटा सा क्वेश्चन है लोगों से कि अगर किसी को टॉप करना है तो कॉपी लिखने का तरीका क्या होना चाहिए? सर इसका तरीका तो समझिए स्टूडेंट तो खुद लिख सकता है। जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि मतलब कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, मतलब कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो मतलब जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो सीधे से लिख देते हैं कि मतलब प्रकीर्णन होता है, ये होता है, इसमें सबसे सूक्ष्म कण गैस के अणु होते हैं जो नीले रंग को अधिक प्रकीर्णित करते हैं, और यही प्रकीर्णित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है जिसके कारण मतलब नीला दिखाई देता है।
तो हमारे लिखने का जो तरीका था वो हम डायरेक्ट किसी को नहीं लिखते थे, मतलब हम लिखते थे ऐसे कि एक ऐसे लिखे और एक हम इसमें और एक शब्द मतलब जोड़ दे कि जैसा कि हम जानते हैं कि, जैसा कि हम जानते हैं, चाहे फिर कह सकते हैं चूंकि हम जानते हैं कि, माने इसमें ये चीज इसकी सुंदरता बढ़ जाती है निखार थोड़ी। आ जाता है। चलिए, तो सबसे आप लोग से यही कहूंगा कि आप हमारे जो मतलब कहें तो गुर्दी का लाल, मतलब बहुत कम संसाधन मिलता है और इन संसाधनों का उपयोग इन्होंने ऐसा किया, क्योंकि मुझे आप लोग को बताया तो क्वेश्चन मैं अकेले नहीं लिए थे, कुछ किताब भी नहीं लिए थे, मतलब कुछ किताब था, कुछ दोस्तों से लगता है आप लिए थे। और इसके बाद ये इन्होंने बेचारे बहुत संघर्ष किया अपने जीवन में। कभी कभी तो मैंने देखा, जैसे मैं इनका गांव से ही रिलेटेड हूँ, तो कभी कभी इनको देखा कि खेत में काम कर रहे हैं बेचारे, मतलब ऐसी घर की परिस्थिति थी, फिर भी इन्होंने अपने को बहुत बहुत ऊंचाई तक ले। देखिए, कहने का अर्थ है मेरे दोस्तों, समझिए आप कि कोई अगर 40 से 50 हो जाता है उसका कोई मायने नहीं है। 40 से 50 होना मतलब कोई पूरा संसाधन मिल रहा है, गया पढ़ रहा, पटना पढ़ रहा, फिर से आपका कहीं अच्छे कोचिंग में पढ़ रहा है, तो वो टॉप कर रहा है, तो उतना मायने नहीं रखता। क्यों? क्योंकि उस वो 40 था या 5 था, तो उसको 40 दूसरा कोई बनाया, वो अपना 10 योगदान दिया। लेकिन इन्होंने बेचारे 5 थे भी और 50 अपने को बनाए भी। तो आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल 10th विद निकेश सर फुल कोर्स में बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपको मैंने रंजन कुमार, जो कि हमारे गांव से रिलेटेड हैं, इनको मतलब गांव से बिलोंग करते हैं, इन्होंने अपना अध्ययन बहुत अच्छा से की, इनके बारे में जानकर हमको बहुत खुशी हुई। इसीलिए मैंने आप लोग से रूबरू करवाया कि आप गरीब तो हो सकते हैं लेकिन मजबूर नहीं। गरीब जन्म लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गरीब होते हुए मर जाना एक बहुत खराब बात है। तो दोस्तों, मैं इतना ही आप लोग से विदा लूंगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।